हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिजिक्स का देखेंगे। फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो स्टेट, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है और इतनी अच्छी है, इतनी इजी मेथड है कि मत पूछिए। आप प्रीवियस क्वेश्चन में कई सारे रेलवे, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए आज हम इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 कि यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो कह रहा है कि वेग समय ग्राफ ये समय है और इस पर हमने टाइम ले लिया और इस पर हमने वेग ले लिया। अब इसका समय ग्राफ जो है अक्ष के समानांतर है, यानी ऐसे है, ठीक ना। अक्ष के समानांतर है बाबू। तो कह रहा है कि वस्तु नियत वेग से चल रही है। ध्यान दीजिएगा कि यदि समानांतर है तो टाइम में परिवर्तन हो रहा है लेकिन वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर यहां से यहां की डिस्टेंस 2 मीटर है तो यहां भी डिस्टेंस 2 मीटर है, यहां भी डिस्टेंस 2 मीटर है, यहां भी डिस्टेंस 2 मीटर है। लेकिन परिवर्तन क्या हो रहा है? तो परिवर्तन हो रहा है समय का, टाइम का चेंजिंग हो रहा है। जब टाइम का चेंजिंग हो रहा है, डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर वस्तु जो है नियत वेग से भी चल रही है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस में परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन टाइम में चेंजिंग हो रही है। जब टाइम में चेंजिंग होगा तो हम लोग, ये भी ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए वस्तु का त्वरण शून्य है, बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन शून्य इसलिए होता है क्योंकि डिस्टेंस में जब तक परिवर्तन नहीं होता है, सपोज दैट मैं कहता हूं कि v इक्वल टू है 2 मीटर, u इक्वल टू भी है 2 मीटर, तो हमने यहाँ एक्सेलरेशन निकालेंगे तो v माइनस यू होता है, तो 2 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। अब समय t से भागा देंगे तो 0 ना जी, तो इस वस्तु का त्वरण भी क्या हो जाएगा आपका? शून्य हो जाएगा। फिर कह रहा कि इसकी ग्राफ से हमें विस्थापन का मान पता चलता है, बिल्कुल सही। इस ग्राफ से ये जो दे रही है ये डिस्टेंस दे रही है और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों होता है। डिस्प्लेसमेंट का भी पता चलता है और डिस्टेंस से भी पता चलता है। तो आइए गाइस, इसका आंसर होगा, कौन होगा? ऑल ऑफ दिस। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है गाइस कि निम्न में से कौन सा त्वरण का बीमीय सूत्र है? डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है कि त्वरण का, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। तो बाबू एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है तो मैं बता दूं कि जितना भी फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी का मात्र 3 को डायमेंशन याद रखना। मास का डायमेंशन होता है m, टाइम का डायमेंशन होता है बाबू t, और लेंथ का डायमेंशन होता है l। बस ये तीनों के ऊपर हम लोग चलेंगे तो अधिकतर हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो अब देखिए किसका पूछ रहा है? त्वरण का। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है बाबू, त्वरण का ऐसा यूनिट देखा जाए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्योंकि क्यों? कहेंगे सर कैसे? तो होता है वेग बटा समय। वेग बटा समय, त्वरण बराबर वेग बटा समय, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड और गुणे सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहां देखिएगा कि मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का ना जी। तो लेंथ का होता है कि इसका डायमेंशन क्या होता है? एल। और समय का डायमेंशन क्या होता है? टी। तो एल बटा में टी है तो ऊपर जाएगा तो -2, यही आपका एल टी -2 हो गया। ओके गाइस, तो ये आप 3 को याद कर लीजिएगा, यही 3 को पूरा का पूरा डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक, तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बाबू
कि किसी पिंड के मंदन का अर्थ है, किसी पिंड के मंदन का क्या अर्थ है से देखिए। मंदन का अर्थ होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक। मंदन का अर्थ होता है कौन चीज? निगेटिव, है ना, यानी ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। तो जब ऋणात्मक त्वरण कब होता है बाबू? जब वेग, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से घटता है ना। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है 5 मीटर प्रति सेकंड से चला और उसका अंतिम वेग 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया, है ना। तो जैसे में तो त्वरण बराबर क्या होता है सूत्र? v माइनस यू। तो v माइनस यू बटा टी, तो हमने इसका केवल हम निकाल रहे v माइनस यू, तो v में से घटाएंगे तो क्या होगा? 2 माइनस 5 यानी -3। इट मीन्स मंदन जो होता है वह प्रारंभिक अंतिम वेग जो प्रारंभिक वेग से छोटा होता है, यानी v इज लेस देन u, यानी प्रारंभिक वेग अधिक और अंतिम वेग कम। उसी कंडीशन में आपका ऋणात्मक आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे बाबू कि पिंड का वेग जो है समय के साथ साथ घट रहा है। अरे समय घट रहा है ना, यहाँ 5 मिनट में था तो यहाँ के 2 मिनट प्रति सेकंड हो गया, 2 मिनट प्रति सेकंड में आपका क्या हो गया? आपका 2 मीटर हो गया, 2 मीटर। तो हम लोग समय के साथ साथ वेग जब घटता है तो मंदन कहलाता है। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। पिंड का त्वरण शून्य होगा? बिल्कुल नहीं। शून्य होगा? नहीं होगा। पिंड का वेग समय के साथ बढ़ रहा है? नहीं। अरे घट, मंदन का मतलब घटना, समय के साथ साथ क्या हो रहा है? घट रहा है। तो पिंड का वेग समय के साथ घट रहा है, बिल्कुल सही। पिंड का वेग में धनात्मक होता है? नहीं। देखो निकाला ना मैंने, घट रहा है तो निकाला ना, और धनात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि मुक्त अवस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है? कहने का मतलब कि मुक्त अवस्था से कोई वस्तु गिर रहा है, इसमें इसका प्रारंभिक वेग कौन सी हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि पृथ्वी से उसकी ऊंचाई कितनी है? h है। कितना है बाबू? ऊंचाई h है, ठीक ना। तो इसमें पूछ रहा है कि किसके समानुपाती होगा। तो आपको अब ये पृथ्वी पर गिर रहा है तो पृथ्वी भी उसको अट्रैक्शन कर रहा है कोई गुरुत्वीय फोर्स से, तो मान लेते हैं कि वो जी फोर्स से अपने ओर अट्रैक्शन कर रहा है। गुरुत्वीय त्वरण किसका कार्य, कितना कार्य कर रहा है? जी। और जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8। सपोज दैट हम इसको जी का वैल्यू हम 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं अप्रोच। तो ध्यान दीजिएगा, एक गति का समीकरण होता है v इक्वल टू ut प्लस हाफ, सॉरी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। at के जगह हम क्या लेंगे? 1/2 gt स्क्वायर। अब कह रहा है अब s यहाँ विस्थापन है, अब विस्थापन के जगह हमने क्या ले लिया? h, तो हमने h ले लिया। अब ये पूछ रहा है कि गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होगा, यानी जो गिर रहा है ये जो तय कर रही है दूरी ये किसके समानुपाती होगा। तो अब देखिए मुक्त अवस्था से गिर रहा है तो इसका प्रारंभिक बिंदु क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0। और जब प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 होगा ut है। तो h जो है बराबर क्या आपका मिलेगा? gt स्क्वायर। अब यहाँ g जो है एक कांस्टेंट है, नियत है। अरे गुरुत्वीय त्वरण क्या आपका? नियत है ना जी। जैसे में मान लेते हैं कि g इक्वल टू हमने 10 लिया, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिया, है ना। तो 2 सेकेंड में इसका वेग कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 3 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 10 या 30 सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी देखिए यहाँ पर समय के साथ जो है वेग आपका, यहाँ जो गुरुत्वीय त्वरण g जो है यहाँ पर आपका नियत है। अगर v2 माइनस v1 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 10 ना आ रहा है जी, v2 माइनस v1 10 आ रहा है ना। तो यहाँ त्वरण क्या आपका हो रहा है? नियत हो रहा है।
अरे त्वरण क्या हो जा रहा है आपका, नियत हो रहा है, गुरुत्वीय त्वरण नियत हो जा रहा है। तो जब गुरुत्वीय त्वरण नियत हो जा रहा है तो यहाँ जी को हम क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा हमको, टी स्क्वायर। जब एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर मिलेगा तो यह सब पूछ रहा है क्या कि पिंड के द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान है नहीं, गिरने में लगा समय, गिरने में लगा समय जी नहीं, प्रारंभिक वेग नहीं, गिरने में लगा समय के वर्ग के, तो बिल्कुल सही, गिरने में जो लगा समय के वर्ग के बराबर होती है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 की, सॉरी 26 है, क्वेश्चन नंबर 26, एक पिंड को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है और वह पिंड 10 सेकेंड में जमीन पर वापस लौट आता है। मतलब कहने का मतलब कि यहां से हम एक वस्तु, ए बिंदु से एक वस्तु हम फेंक रहे हैं, 10 सेकेंड में ऊपर की ओर फेंके, यहां गया 10 सेकेंड पर में वो जमीन पर वापस लौट आता है, तो वस्तु का विस्थापन, तो यह पुनः यहीं गया, यहां से लौट के पुनः यहीं आ गया, है ना जी। तो विस्थापन हुआ, और विस्थापन नहीं ना हुआ तो विस्थापन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, विस्थापन जीरो। अब नेक्स्ट देखिए गाइस, कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, जब कोई पिंड मुक्त पतन से नीचे गिरता है, अगर जब कोई पिंड है और वह मुक्त पतन से नीचे गिरता है, जब मुक्त पतन से नीचे गिरेगा तो प्रारंभिक वेग जीरो, कोई फेंका नहीं जा रहा है बल्कि ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो जब मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरेगा तो प्रारंभिक वेग जीरो, है ना गाइस। जब प्रारंभिक वेग जीरो और मान लेते हैं कि समय लिया कितना, 1 सेकेंड, कितना लिया, 1 सेकेंड, तो इसमें से क्या पूछ रहा है, उसका वेग असमान रूप से बदलती रहेगी। बिल्कुल सही, असमान रूप से वेग कैसे बदलेगा, मुक्त रूप से गिर रहा है, प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब कह रहा है कि उसका त्वरण नियत होता है, देखते हैं, त्वरण नियत होता है, बिल्कुल सही, त्वरण नियत होगा v इक्वल टू यू प्लस 80, v इक्वल टू यू प्लस 80। अब यहां पर देखेंगे u तो जीरो है, अरे u क्या है, जीरो है, तो यहां पर a जो है कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। अब कहे कि सर कैसे कांस्टेंट होता है, तो देखना चाहते हो तो देख लो। मान लेते हैं कि v इक्वल टू 80 हुआ और समय हमने क्या ले लेता है, अगर पृथ्वी ले रहा है तो हम 10 ले लेते हैं, और ये ही g है और g का मान हम कितना ले रहे हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग वेग निकालेंगे तो 1 सेकेंड में वेग कितना होगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 2 सेकेंड में वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड, 3 सेकेंड में वेग 30 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम यहां पर a निकालेंगे तो v माइनस यानी 20 माइनस 10 बटा 1 सेकेंड, तो कितना आएगा, 10 बटा 10 आया कि नहीं आया, इसको निकालेंगे तो 10 आया। तो प्रत्येक कंडीशन में त्वरण क्या आपका हो रहा है, नियत हो रहा है, त्वरण क्या हो रहा है, नियत हो रहा है। तो इसमें आपका कौन ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। वेग की दिशा त्वरण उत्पन्न करती है, अरे भाई दिशा का भी त्वरण उत्पन्न काला करेगा, डायरेक्शन का त्वरण उत्पन्न करेगा, तो ये आपका नहीं होगा, इसका त्वरण 0 है, त्वरण 0 है नहीं ना, तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कोणीय विस्थापन का SI मात्रक होता है। देखिएगा एक कोणीय विस्थापन है और एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए कि सर लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और कोणीय डिस्प्लेसमेंट क्या होता है
है ना। तो जब लीनियर कोणीय डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है तो देखते हैं हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है बताइए। द न्यूनतम यानी दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ही लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है ना। लेकिन यहां पर कोणीय विस्थापन पूछ रहा है बाबू, तो कोणीय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, तो थीटा से। किससे, थीटा से, ठीक ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं बाबू। तो देखिए इसका क्या होता है, मान लेते हैं यह ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, और यहां पर एक केंद्र है, यहां पर बिंदु ए है ना। तो ए बिंदु से कोई वस्तु चलकर यहां पर आती है बी बिंदु तक, ठीक ना। तो ए बिंदु से चलकर बी बिंदु तक गया, तो इसके द्वारा जो केंद्र पर बना कोण, उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन। क्या कहते हैं हम लोग, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो कोणीय विस्थापन बाबू होता है वो चाप की लंबाई, है ना, अब बटा। तो अब देखिए यहां पर कि यहां जो होता है कोणीय, तो ये आपका जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कह देते हैं। और कोणीय विस्थापन का ये जो कोण बना बाबू, इस कोण को ही हम लोग कोणीय विस्थापन कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। तो कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक पूछा तो हम रेडियन बोल देंगे। यदि यही एंगुलर वेलोसिटी के पूछे, क्या पूछे बाबू, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी में हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टी से भागा दे देते हैं। एंगुलर वेलोसिटी में हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, ठीक ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टी से हम भागा दे देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का यदि कोणीय वेग का ऐसा मात्रक पूछे तो इसका हो जाता है रेडियन पर सेकेंड। अगर कोणीय वेग का पूछेगा तो मारना रेडियन पर सेकेंड, और कोणीय विस्थापन के पूछेगा तो रेडियन। यही प्रश्न आपको घुमा के पूछेगा। मान लेते हैं कि कोई बिंदु एक वृत्त पर ए पर है और ए से चलकर पुनः वह यहीं पर आकर रुक जाता है, ठीक ना। तो इसका रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, रेखीय विस्थापन आपका 0 हो जाएगा। रेखीय विस्थापन क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और कोणीय विस्थापन पूछेगा तो कोणीय विस्थापन आपका 2 पाई हो जाएगा। कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा, 2 पाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोण न बढ़ रहा है जी, वो कोण को न विस्थापन कहते हैं। तो कोणीय विस्थापन आपका 2 पाई, और कोणीय रेखीय विस्थापन पूछे तो 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब आइएगा, अगर कोणीय वेग पूछे तो 2 पाई बटा 2 हो जाएगा, 2 पाई बटा टी हो जाएगा आपका कौन चीज, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया। कब, जब कोई वस्तु ए बिंदु से चला अब पुनः वृत्त पर चक्कर लगाकर ए बिंदु पर आ गया तब। समझ में आया। तो अब आइए गाइस हम लोग सेकंड फीचर चलते हैं। समझ में आया, मतलब यहां दिमाग में एकदम यही रखिएगा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछे, अगर पुनः वही बिंदु पर आ गया तो 0, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछे पुनः ये यहां से यहां आकर इसके बारे में पूछे तो 2 पाई। अगर डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन पूछे बाबू तो विमाहीन होता है। क्या होता है बाबू, विमाहीन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन का विमीय सूत्र विमाहीन होता है। लेकिन वहीं पर हम लोग देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी का कोणीय वेग का विमीय सूत्र पूछे तो उसका होता है t-1, t-1। क्यों, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है, टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विमीय,
नॉन डायमेंशनल यानी विमाहीन, तो ये टी है ना बच्चा, तो टी ऊपर जाएगा तो -1, यानी एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पूछेगा डायमेंशन फॉर्मूला तो t-1, और कोणीय विस्थापन का बीमा पूछेगा तो विमाहीन। समझ में आया? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बल लगने से कौन सी घटना घटित हो सकती है। अरे भैया, बल लगने से सभी घटना घटित हो सकती है। देखो, रुकी हुई वस्तु में गति आ जा सकती है, बिल्कुल सही। ये वस्तु रुका हुआ है और हम इसमें बल लगा रहे हैं तो गति में नहीं आ जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। गतिशील वस्तु को रोकी जा सकती है, बिल्कुल सही। आप देखते होंगे कि कहीं कहीं रोड पर ब्रेकर लगा देता है लोग, कितना भी स्पीड से गाड़ी आती है तो उस ब्रेकर पर, फिर उस ब्रेकर पर जाने के बाद वो ब्रेकर हमेशा जो है गतिशील वस्तु को गति रोक देती है, गति में परिवर्तन कर देती है, ठीक है। या आप गतिशील वस्तु को देखते हैं, हाथ से रोकते हैं तो रुक जाता है कि नहीं रुक जाता है, तो बिल्कुल सही, गतिशील वस्तु को रोकी जा सकती है। वस्तु की आकृति बदली जा सकती है, बिल्कुल सही। मान लेते हैं कि यहाँ कोई बालू है ना, और जब बालू है बाबू तो इसमें इधर से भी बल लगाओ, इधर से बल लगाओ, तो आकृति में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। या बैलून के फुला लो और दोनों साइड से बल लगाते हो तो आकृति में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, तो ये भी आपका सही, यानी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, अब आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि जब तक रुकी हुई वस्तु पर लगने वाला सभी बल संतुलित होगा तब तक वस्तु क्या कहलाएगा, यानी विरामा की अवस्था में होगा। अरे भैया, और असमान चाल से गति करेगा, त्वरित होगा, नियत वेग से गति करेगा। करेंगे जब तक रुकी हुई वस्तु पर लगने वाला बल, मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ है और यह रुका हुआ है ना, और रुक रहा है उस बल, सभी बल, अब इस पर हम इधर से बल लगा रहे हैं और इधर से भी बल लगा रहे हैं, तो ये बल जो है संतुलित है। ऐसा है जी, संतुलित है। और जब बल संतुलित होगा तो वस्तु क्या होगा, विरामा ही अवस्था में रहेगा ना। वस्तु के गति में जब परिवर्तन होगा तभी ना आपका जो है ना कि गतिशील कहलाएगा जी, लेकिन गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी एफ नेट जो होता है, एफ नेट इक्वल टू कौन सी, 0, यानी इस पर कुल जो लगा बल है वह 0 हो रहा है। जब कुल लगा बल 0 तो वस्तु में परिवर्तन नहीं, तो वह किस कंडीशन में होगा, विरामा की अवस्था में होगा। असमान चाल से गति करेगा तो फिर असंतुलित बल हो जाएगा। अरे असमान चाल से गति करेगा तो असंतुलित बल ना जी, त्वरित होगा। जब असंतुलित बल होगा तो त्वरित होगा ही। नियत वेग से गति करेगा तो इसमें आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि अगर एक पुस्तक किसी टेबल पर रखी हुई है, एक टेबल है बाबू, इस टेबल पर एक पुस्तक रखा हुआ है, तो उस पर आरोपित बलों की कुल संख्या कितनी है। तो अब देखिए इस पर आरोपित बलों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो एक जो है टेबल बल गुरुत्वीय त्वरण यानी पृथ्वी की ओर लगा रहा है, और दूसरा जो है पुस्तक भी टेबल पर बल लगा रहा है ना। तो टेबल पर रखी उस पर आरोपित बलों की कुल संख्या, तो 2 बल लग रहा है, एक पृथ्वी लगा रहा है और एक क्या लगा रहा है, आपका पुस्तक लगा रहा है। तो कितना बल लग रहा है बाबू, 2 बल लग रहा है। तो यहां पर सीधा सीधे हम लोग मार देंगे कितना, 2। अब आइए नेक्स्ट, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बल के संबंध से गलत है। इसमें बल के संबंध से गलत कौन है, देखिए कह रहा है बल का सबसे पहले मात्रक क्या होता है जी, बल का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन होता है। क्या होता है, इसका सीजीएस यूनिट डाइन है, बिल्कुल सही है। यह एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है ना, क्योंकि बल में विस्थापन और डायरेक्शन दोनों होती है, इसलिए आपका बल कौन सा राशि है, बल एक सदिश राशि
है ना, परिमाण और दिशा दोनों होती है। यह एक प्रकार की धक्का या खिंचाव है। बिल्कुल सही। बल किसी वस्तु को हम लोग धक्का देते हैं या खिंचाव देते हैं, वही को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं, है ना। तो ये भी आपका क्या है, सही है। अब भाई इसका बीमीय सूत्र Mt-1 होता है, तो यही गलत है। नहीं, बल बराबर होता है बाबू ए में मास गुने त्वरण, और द्रव्यमान का होता है बीमीय सूत्र एल, और त्वरण का हम पहले बताबे किए निकाल के, द्रव्यमान का होता है एम, और त्वरण का हम बताबे किए हैं LT-2, तो इसका होता है MLT-2 होता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2, लेकिन ये -1 दिया हुआ है बाबू, तो इसलिए हमारा ये क्या है, गलत है। इसलिए आपका ऑप्शन में कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो गाइज आज मेरा यहीं तक रहेगा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप जितना सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, और आपका एक से एक फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का खासू कॉन्सेप्ट देंगे। अगर आपकी थोड़ी सी मेहरबानी, केवल सब्सक्राइब और लाइक आती है, तो मैं एक से एक वीडियो और ट्रिक और शॉर्ट इजी के द्वारा देंगे। तो आज का आपका वीडियो यही रहेगा। थैंक यू सो मच।